हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रश्न करने वाले हैं। जो प्रश्न है, चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो चालुक्य वंश हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। जो चालुक्य वंश है एक भारतीय राजवंश था, जो कि शास्त्रीय भारतीय राजवंश था, जिसने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और जो मध्य भारत के बड़े बड़े हिस्से हैं उन पर इन्होंने शासन किया। और जो इस टाइम के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अलग अलग राजवंशों के रूप में शासन किया। और जो ये 3 राजवंश थे दक्षिण के, वो थे चालुक्य, पल्लव और चोलो। इनका प्रशासन रहा और इन्होंने ना कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विशेष योगदान इन्होंने दिया। जो चालुक्य वंश है उनकी राजधानी थी बीजापुर। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में एक बादामी वातापी थी और यहीं से इस वंश का जो राजनीतिक उत्कृष्ट हुआ, इसलिए इन चालुक्यों को बादामी या वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है। और इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ये चालुक्य ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था व धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन का संचालन किया। इन वंश के राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, सत्याश्रय, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। चालुक्य वंश कर्नाटक के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस स्वर्ण युग के महान शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। अब जो चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, सबसे पहले हम बात करते हैं राजा की। जो राजा होता था वही प्रशासन की जो अलग अलग समस्याएं थी उनमें व्यक्तिगत रुचि लेता था, अपने साम्राज्य का दौरा करता था और उसकी जो शक्तियां थी, उसकी जो सत्ता थी वो रियल थी, वास्तविक थी। और युद्ध के अवसर पर जो सम्राट होता था वो खुद ही सेना का संचालन करता था। इसके बारे में हम दूसरा ये पढ़ेंगे राजा के बारे में। जो राजा का पद कैसा था, तो जो राजा था उसका पद ना अनुवांशिक होता था। ठीक है, जो सम्राट होते थे उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र उसका सिंहासन पर बैठता था, उसका उत्तराधिकारी बनता था। और अगर वह वयस्क नहीं होता था तो उस सिचुएशन में जो सम्राट का भाई होता था उसे भार ग्रहण करा दिया जाता था। अब जो कीर्तिमान प्रथम थे उनके भाई मंगलेश ने इसी प्रकार राज सिंहासन प्राप्त किया था। इसके अलावा जो ये चालुक्य वंश है इसमें जो रानियां थी उनका भी विशेष महत्व रहा है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी रानियों का महत्व। इस युग में रानियों का बहुत महत्व था। वे अपने पतियों के साथ सकंदवार भी जाती थी, वे विदुषी थी, दानशील भी थी। और जो विक्रमादित्य फर्स्ट थे उसके भाई चंद्रादित्य की जो रानी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका, उसने अपने नाम से 2 तामपत्र लिखवाए थे। राजा का पद और रानियों का महत्व। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद। जो चालुक्य वंश में था उसकी मंत्री परिषद का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। जो चालुक्य लेख मिले हैं उसमें किसी भी तरह से मंत्री परिषद का हम कहीं वर्णन देखते ही नहीं हैं। और जो प्रशासन में राज परिवार के सदस्य थे वही मुख्यतः शामिल थे। ठीक है, प्रशासन में कौन शामिल थे? राज परिवार के सदस्य ही। राजा अपने परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। जो राजा था उसके जितने भी आदेश थे सभी मौखिक होते थे और इन आदेशों को जो सचिव होता था वह लिपिबद्ध करता था और संबद्ध अधिकारियों और व्यक्तियों के पास भेज देते थे। इसके बाद हम जानने वाले हैं सामंतवाद के बारे में। चालुक्य वंश में जो हम सामंतवाद भी देखते हैं, इस युग में सामंतवाद का अस्तित्व आया। और जो चालुक्य शासकों थे उन्होंने ना विजित प्रांतों को अपने अधीन सामंतों को शासन करने का अधिकार दिया हुआ था। वे समय समय पर सम्राट को कर देते थे और जब युद्ध होता था उस समय अपनी सेनाओं को लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित भी रहते थे। जो सामंत होते थे वो बिल्कुल आज़ादी से शासन करते थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी और इनकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ भी थी, इनके अपने अलग अलग मंत्री भी थे, अलग अलग अधिकारी भी थे। इसके बारे में हम जानने वाले हैं नगरों के बारे में। जो नगर थे चालुक्य वंश में उन्हें पट्टणपुर कहा जाता था।
या पुर। कुछ नगर विशेष महत्व के थे। बड़े नगरों में बड़ी बड़ी सभाएं होती थी जिनमें प्रत्येक को महाजन कहा जाता था। पहली सभा नगर के सामान्य कार्यों, दूसरी ब्राह्मण निवासियों व तीसरी नगर सेठियों की सभा थी। तो 3 सभाएं थी। पहली में क्या होता था? सामान्य कार्यों की, दूसरी ब्राह्मण निवासियों की और तीसरी नगर सेठियों की सभा थी। नगर सभाओं में प्रबंध समितियां भी होती थी जो दैनिक प्रशासन चलाती थी। नगर के बाद हम पढ़ते हैं ग्राम के बारे में। जो ग्राम था वो प्रशासक की सबसे छोटी इकाई थी। कुछ लेखों में ग्राम के अधिकारियों को गामुंड कहा गया है। उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। और जो कीर्तिमान सेकंड है उसके समय 2 गामुंडों के विषयों में हमें सूचना मिलती है। इसके अलावा चालुक्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में हम कर प्रणाली भी देखते हैं। जो चालुक्य लेखों से तत्कालीन कर प्रणाली के भी संकेत मिलते हैं। एक लक्ष्मेश्वर लेख में भूमि और भवन कर का उल्लेख मिलता है। जिनके पास मकान नहीं थे उन्हें भी अपनी स्थिति के अनुसार कर देना पड़ता था। और जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने हैदराबाद दानपत्र में निधि, उपनिधि, लगान का बंदोबस्त और अधिभार का उल्लेख मिलता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर भी इस समय पर लगाए जाते थे और कुछ विशेष अवसरों पर करों में छूट दिए जाने का भी विधान था। चालुक्य नरेश उदार प्रशासक थे तथा उन्हें विभिन्न नगरों को दान दिए थे उनको। ठीक है, तो हमने चालुक्य वंश के बारे में ये पढ़ा कि ये दक्षिण भारतीय राजवंश था और 6वीं से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। जो ये थे ना, ये 3 राजवंश थे दक्षिण में। राजवंश चालुक्य और पल्लव, चालुक्य, पल्लव और चोल। ठीक है, और चालुक्य थे जो उनकी राजधानी कर्नाटक का एक क्षेत्र था, बादामी वो थी, इसलिए उन्हें बादामी कहा जाता था। और उन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। इसके अलावा राजा का पद आनुवंशिक होता था और राजा स्वयं सेना का संचालन करता था। रानियों का भी विशेष महत्व था। मंत्रिपरिषद इस समय पर थी नहीं। और जो सामंतवाद थे वो स्वतंत्र थे और जो उनकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ थी। ठीक है, और इसके अलावा वो राजा को कर भी देते थे। और जो नगर थे उसमें 3 सभाएं होती थी। ग्राम प्रशासक की छोटी इकाई थी और धार्मिक कर भी लिए जाते थे। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार कर देना पड़ता था। तो ये सब हमने चालुक्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। थैंक यू।